हेलो दोस्तों, लीड अप माइंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वकाटक वंश के बारे में। दोस्तों सातवाहन के पतन के बाद, सातवाहनों वंश के पतन के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और उसी बीच में एक वंश था वकाटक वंश। ठीक, सातवाहनों वंश के बाद और चालुक्य वंश के बीच में, इन दोनों के बीच में दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश था वकाटक वंश का उदय हुआ। पहले तो ये शक्तिशाली नहीं था, लेकिन आजू बाजू के जो राजवंश थे वो भी शक्तिशाली नहीं थे। इस वजह से ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। वकाटक वंश का शासन उत्तरी महाराष्ट्र से विदर्भ तक फैला हुआ था। वकाटक वंश का शासन जो है उत्तरी महाराष्ट्र से विदर्भ तक फैला हुआ था। विदर्भ को वरार भी कहते हैं। ठीक है, पुराणों के अनुसार वकाटक वंश का संस्थापक बिंदु शक्ति था। दोस्तों पुराणों के अनुसार वकाटक वंश का संस्थापक जो था बिंदु शक्ति था, जिसकी राजधानी विदर्भ थी यानी वरार थी। बिंदु शक्ति का शासनकाल जो है 255 से लेके 275 ईस्वी तक था। इसने सबसे पहले पूर्वी मालवा पर अपनी शक्ति स्थापित की। सबसे पहले इसने क्या किया, पूर्वी मालवा पर अपनी शक्ति स्थापित की और बाद में बिंद के पार सातवाहनों के प्रदेशों पर भी धीरे धीरे अधिकार कर लिया, क्योंकि सातवाहन वंश का विघटन हो रहा था, उनका पतन हो रहा था। जो जिस राज्यों को सातवाहन वंश कब्जा किए थे वो सब अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। इसका लाभ उठाकर इसने क्या किया, सातवाहनों के प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। ये जात का ब्राह्मण था, इसलिए इसने ब्राह्मण का पक्ष बहुत ज़्यादा लिया। वकाटक ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान किया। इन अनुदानों का प्रमाण इनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों से मिलता है। वकाटक ब्राह्मण धर्म के कट्टर पक्षधर था। इन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसने बहुत ज़्यादा वैदिक यज्ञ भी करवाए। इसने संस्कृति को और ब्राह्मण धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। सांस्कृतिक की दृष्टि से इन्होंने वैदिक धर्म की दक्षिण भारत में बढ़ाने का सराहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में बढ़ाने का श्रेय किनको जाता है, बिंदु शक्ति को जाता है, वकाटक के संस्थापक को जाता है। अतः इनकी तुलना जो है इंद्र से और विष्णु से की गई है। किसकी तुलना, बिंदु शक्ति की तुलना जो है इंद्र और विष्णु से की गई है। दोस्तों ये तो हो गया वकाटक का शासन स्थापित किसने किया और पहला शासक कौन था, ये हम लोग जान लिए। अब शासन का क्रम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक शासक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इनका शासन का क्रम जो है, पहले बिंदु शक्ति था जो वकाटक वंश का स्थापना किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता है इसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, फिर रुद्रसेन प्रथम, फिर पृथ्वीसेन प्रथम आते हैं। उसके बाद फिर रुद्रसेन द्वितीय, फिर प्रवरसेन द्वितीय और उसके बाद नरेंद्र सेन आते हैं। उसके बाद आते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। विद्युत शक्ति का हम लोग पढ़ लिया, प्रवरसेन से शुरू करते हैं। दोस्तों प्रवरसेन का शासनकाल जो है 275 से लेकर 335 ईस्वी तक था। इसने वकाटक की शक्ति का विस्तार किया। इसने वकाटक वंश की शक्ति का विस्तार किया और महाराज और सम्राट की उपाधि धारण की। इसने सबसे बड़ा काम किया, इसने सबसे बड़ा काम यह किया कि 4 अश्वमेध यज्ञ कराया। सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ अभी तक किसी ने 4 नहीं कराया था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया और एक वाजपेयी यज्ञ कराया। इसके शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ, इनके शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अश्वमेध यज्ञ क्यों कराता है कोई, क्योंकि अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। जब उसको लगता है कि बहुत शक्तिशाली हो गया है, इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ कराता है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब कि राजा यज्ञ कराता है और घोड़ा छोड़ता है। घोड़ा 1 साल 2 साल 3 साल घूमता है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता है। तो इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और वकाटकों का विस्तार मध्य भारत जो है मध्य भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैलाया। प्रवरसेन ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। यहीं तक नहीं, प्रवरसेन ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार किया। अब इसके समकालीन जो था वो समुद्रगुप्त था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक, इसके बाद प्रवरसेन का उत्तराधिकारी आता है रुद्रसेन प्रथम, जिसका शासनकाल है 335 से 360 ईस्वी तक। अब ये समझदारी ये किया कि ये गुप्त वंश से अपना जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया। क्योंकि गुप्त वंश बहुत ही
शक्तिशाली वंश था और पूरे भारत पर उसने लगभग अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस वजह से इसने क्या किया, गुप्त वंश से अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया। यह शैव उपासक था, इसने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने इसके राज्य को छोड़ दिया। इसलिए क्या होता है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है, जब वो राज्य विजय कर रहा था दक्षिण भारत में, तो जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उसके प्रयाग प्रशस्ति में, उसमें वकाटक का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वकाटक को छोड़ दिया था, इसलिए उसमें वकाटक का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, यही दोस्ती आगे चल के दोस्तों रिश्तेदारी में बदल जाती है। अभी देखिएगा इसके बाद कौन सा शासन बनता है, पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम 360 से लेकर 385 ईस्वी तक शासन किया। इसका काल शांति एवं समृद्धि का काल था। पृथ्वीसेन प्रथम का शासनकाल शांति और समृद्धि का शासनकाल था। ठीक, वकाटक लेखों में इसका आचरण जो है युधिष्ठिर के समान माना गया है। वकाटक लेखों में इसका आचरण युधिष्ठिर के समान माना गया है। इसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह समुद्रगुप्त की पुत्री समुद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उसके पुत्री से यानी प्रभावती गुप्त से कर दिया। किससे विवाह किया अपने पुत्र का, समुद्रगुप्त के पुत्री से प्रभावती गुप्त का विवाह कर देता है। अब दोस्ती ये रिश्तेदारी बदल गया। दोस्तों आगे देखते हैं रुद्रसेन द्वितीय ये जो समुद्रगुप्त का दामाद है, क्योंकि इसका प्रभावती गुप्त से विवाह हो गया। तो रुद्रसेन द्वितीय इसका शासनकाल जो है 385 से 390 ईस्वी तक चला, बस 5 वर्ष चला। अब ऐसा क्यों, इसको आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ घटनाएं हुई थी। इसमें देखिए, अपने पत्नी प्रभावती गुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया। रुद्रसेन द्वितीय जो था अपने पत्नी प्रभावती गुप्त के बातों में आकर बौद्ध धर्म को त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। ठीक, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था। इसको हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था। इसने क्या काम किया कि अपने धर्म को त्याग दिया, अपने पत्नी के प्रभाव में आकर, और वैष्णव धर्म को अपना लिया। अब कुछ समय बाद घटना घटती है। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो गई। दोस्तों इसी वजह से इसका काल जो है केवल 5 वर्ष तक चला। कुछ समय बाद होता है क्या कि रुद्रसेन द्वितीय का मृत्यु हो जाता है। तो प्रभावती गुप्त अपने नाबालिग पुत्र दिवाकर सेन, रुद्रसेन द्वितीय का 2 पुत्र रहते हैं, एक दिवाकर सेन और एक दामोदर सेन। दोनों नाबालिग रहते हैं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो पत्नी होती है प्रभावती गुप्त अपने बड़े पुत्र दिवाकर सेन वो भी नाबालिग रहता है, उसकी संरक्षिका बन के, दिवाकर सेन की संरक्षिका बन के 13 वर्ष तक शासन करती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और घटना घटती है। कुछ समय के बाद 403 ईस्वी में दिवाकर सेन की भी मृत्यु हो गई। मतलब रुद्रसेन द्वितीय यानी प्रभावती गुप्त के पहले पुत्र की भी मृत्यु हो गई। कब, 403 ईस्वी, मतलब 13 साल के बाद। अब इसकी मृत्यु हो गई। अब एक और लड़का बचा दामोदर सेन। प्रभावती गुप्त क्या करती है कि दामोदर सेन के संरक्षिका बनकर अपना शासन चलाने लगती है। और ये जब बालिग हो जाता है तो ये राजा बन जाता है और प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जाने लगता है। प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल जो है 410 से 440 तक चला। दामोदर सेन अब प्रवरसेन के नाम से जाने लगा। ये अंतिम शक्तिशाली राजा था। वकाटक वंश का ये अंतिम शक्तिशाली राजा रहता है। यह कुशल शासक रहा, लेकिन इसकी रुचि जो है युद्ध से अधिक शांति के कार्यों में, विशेषतः साहित्य और कला के विकास में लगी हुई थी। ये ज़्यादा इसका लगन जो था युद्ध से कार्यों से छोड़कर साहित्य के कार्यों में इसका मन लगता था। ठीक, इसने सांस्कृतिक और साहित्य कला को आगे बढ़ाया। इसने सेतुबद्ध नामक काव्य की रचना भी की। इसने एक रचना भी की जिसका नाम सेतुबद्ध है। इसकी राजधानी नंदीवर्धन था, लेकिन अब यह अपनी नई राजधानी परवरपुर के नाम से बनाया। इसने अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका से की। इसने अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह कुंतल राजकुमारी
अजित भट्टिकारिका से किया। कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था। कालिदास जो इनके नाना के दरबार में रहते थे, प्रवरसेन के नाना के, प्रवरसेन मतलब प्रवरसेन प्रभावती गुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्त समुद्रगुप्त की पुत्री थी, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कालिदास रहते थे। ठीक, तो इनके प्रवरसेन के नाना हुए समुद्रगुप्त, तो कालिदास जो है अब इनके भी दरबार में कुछ समय के लिए रहे। इसके बाद शासन जो है नरेंद्र सेन का आता है। नरेंद्र सेन 440 से लेकर 460 ईस्वी तक शासन किया। नरेंद्र सेन 440 से लेकर 460 ईस्वी तक शासन किया। प्रवरसेन के बाद वाकाटक वंश का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रवरसेन जो है अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसकी जब इसके बाद दूसरा जो वंश आता है, इसकी मृत्यु के बाद तो धीरे धीरे वाकाटक वंश का शासन जो है और वंश का जो है पतन शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे साम्राज्य का पतन हो जाता है। एक भवदत्त वर्मन नाम का शासक था। भवदत्त वर्मन शासक ने वाकाटक वंश पर आक्रमण किया। पहले तो नरेंद्र सेन हार गया, लेकिन दोबारा जीत जाता है। जीतता बहुत मुश्किल से, धीरे धीरे मतलब किसी न किसी तरह से जीत जाता है, लेकिन जीतने के बावजूद भी क्या होता है, वाकाटक वंश का साम्राज्य जो है डगमगा जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय, इसके बाद जो है नरेंद्र सेन के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय आता है, जो 460 से लेकर 480 ईस्वी तक शासन करता है। इसके शासनकाल में नलों ने और त्रैकूटे ने बहुत उत्पाद मचाया। उन्होंने बार बार आक्रमण किया। बालाघाट अभिलेख में इनको परम भागवत की उपाधि बताई गई है। किसको? पृथ्वीसेन द्वितीय को। वाकाटक, अब देखते हैं थोड़ा वाकाटक वंश का योगदान क्या रहा। उसका योगदान ये रहा कि राजा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्रकृति काव्य की रचना की और संस्कृत में विदर्भ शैली का पूर्व विकास हुआ। किस वंश में? वाकाटक वंश में। और एक और योगदान रहा, अजंता के 16 नंबर गुफा में और गुफा नंबर 17 में बिहार की रचना हुई और गुफा नंबर 19 में चैत्य का निर्माण कराया। किस वंश ने? वाकाटक वंश ने। दोस्तों अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे